नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और इस समय जो है लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने अपने इस चैनल पर इतिहास भूगोल की श्रृंखला शुरू कर दी थी। आज मैं उसी परिप्रेक्ष्य से आगे बढ़ते हुए मैं भारतीय संविधान की श्रृंखला लेके आया हुआ हूँ। जो लोग हमारा वीडियो देखते होंगे या हमारा चैनल देखते होंगे तो देखा होगा हमने जो है सभी प्लेलिस्ट बना दी थी और प्लेलिस्ट में हमारा संविधान का एक वीडियो हो गया था। उस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के प्रमुख भागों की बात की हुई थी। आज हम उसी श्रृंखला को यानी भारतीय संविधान की जो श्रृंखला है परीक्षा के लिहाज से जो इम्पोर्टेंट है उसको लेके आए हुए हैं और भारतीय संविधान में मैं आज अनुसूचियों को लेके आया हुआ हूँ क्योंकि इन अनुसूचियों से आपके लिए प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। परीक्षा चाहे वो IAS की हो, चाहे PCS की हो, चाहे SSC की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे रेलवे की हो, परीक्षा कोई भी हो XYZ, यहाँ से प्रश्न आपका रहता ही है। तो इस वजह से आप लोग इस वीडियो को बहुत कायदे से देखिए और नोट्स अपने बनाइए ताकि जो है आपको ये अच्छे तरीके से तैयार हो सके। तो आइए आज का हम जो है अपना ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमको कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगी। आपको हम एक बात बता दें यहाँ से, अभी असल में हुआ क्या था कि अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा था। उस शूट करने के दौरान ही क्या हुआ कि थोड़ी सी दिक्कतें आ गई जिस वजह से आज हमको जो है ये दोबारा वीडियो शूट करना पड़ रहा है। इस वजह से आज का जो ये वीडियो हमारा है आपके पास तक की लेट पहुंचा हुआ है। कोई बात नहीं है, ये जो है सब चला करता है, आज नहीं तो कल आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो है आइए हम शुरू करते हैं अपना आज की एक क्लास, भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां। हमने यहाँ पर हेडिंग बना दी है भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां और हमने एक यहाँ पर फिगर बना दिया हुआ है कि कहाँ पर क्या कैसे क्या आप लोगों को यहाँ पर समझना है। जैसे भारतीय संविधान में जो शुरुआत में अनुसूचियों की संख्या थी वो कितनी थी? 8 थी और 8 के पश्चात अगर वर्तमान में देखेंगे तो हमको अनुसूचियां मिलेंगी टोटल कितनी? 12। यानी 8 से बढ़ के हो गई हैं कितनी? 12। ये जो है मूल संविधान में है और ये वर्तमान संविधान में 12 है। यानी बढ़ी कितनी? 4 अनुसूचियां जो बढ़ी हुई हैं कौन कौन सी बढ़ेंगी? एक हमारी ये 9वीं अनुसूची बढ़ेगी, 10वीं अनुसूची बढ़ेगी, 11वीं बढ़ेगी और ये 12वीं बढ़ेगी। आपसे पूछा जाता है कि जो अनुसूचियां ये बढ़ी हुई हैं ये अनुसूचियां किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ी हुई हैं? क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान में जो भी चीजें हमारी नई हैं या उस समय जो है नहीं थी लेकिन अब है, अगर उनको कुछ ना कुछ जोड़ना होता है तो हमारे यहाँ पर एक प्रक्रिया होती है संविधान संशोधन की। उसी के तहत संविधान में कोई चीज बढ़ाना या घटाना पूरा का पूरा जो है काम चला करता है, संसद ये काम करती है। और आपको पता होना चाहिए जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे संविधान में ली गई है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, आपको ये बात पता होना चाहिए। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 368 के तहत होती है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी अनुसूची कब यहाँ पर जोड़ी गई है। जैसे ये 9वीं अनुसूची है तो ये पहला संविधान संशोधन हमारा होता है कब? 1951 में। 1951 के तहत ये अनुसूची हमारी जो है जोड़ी जाती है। कौन सी? 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। अभी हम लोग देखेंगे कि ये 9वीं अनुसूची जो हमारी होगी ये जो है भूमि सुधार से संबंधित देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारी 10वीं अनुसूची है, ये 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी जाती है और इसमें क्या है? दल बदल की बात की जाएगी। उसके बाद हमारी 11वीं अनुसूची होगी। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी जाती है, जिसमें हमको अभी आगे चलकर जो हमारा स्थानीय प्रशासन है यानी पंचायतें यानी ग्राम पंचायतें हैं उनका जो है उल्लेख देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद हमारी 12वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जोड़ी गई और ईयर इनका दोनों का समान है, 1992 में जोड़ी गई थी। और 12वीं अनुसूची में हमको नगर पालिकाओं के प्रशासन यानी जो स्थानीय प्रशासन है उसका उल्लेख देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हुई यहाँ पर मुख्य रूप से कंडीशन हमारी अनुसूचियों की क्या है। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे, पहले 8 थी अब 12 है, जो 4 बढ़ी हैं उनके नाम यहाँ पर लिख दिए गए हैं।
कब बढ़ाए गए हैं? सीधी सादी बात है, आपको 3 सन याद रखना है। एक सन हमारा 51 है, एक हमारा 85 है और एक हमारा 1992 है। 1992 में 2 अनुसूची है, 10वीं अनुसूची 1985 में है और 9वीं अनुसूची 1951 में है और संविधान संशोधन 1 है। अब हम लोग बात करेंगे एक एक अनुसूची की कि कौन सी अनुसूची में क्या है, यानी उसका विषय क्या है, किसके बारे में बात की गई है। क्योंकि प्रश्न तो आपके यहीं से पूछे जाते हैं, बाकी जो है प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन हर एग्जाम का अपना एक स्टैंडर्ड होता है कि कौन सा एग्जाम हम दे रहे हैं, उस हिसाब का प्रश्न आपको देखने को मिलता है। आइए देखते हैं जो ये पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बारे में बात बताई गई है। यानी भारत के अंदर जो हमारे राज्य हैं और जो केंद्र शासित राज्य हैं उनके विषय में पहली अनुसूची में बताया गया है। और एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, इस समय जो राज्यों की संख्या है वो हमको जो है 28 देखने को मिलेगी और केंद्र शासित राज्यों की संख्या हमको जो है 8 देखने को मिलती है। ये बात हमारी पहली अनुसूची में बताई गई है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी अनुसूची में। महत्वपूर्ण अनुसूची है दूसरी। वैसे जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ चीजें जो है महत्वपूर्ण हो जाती हैं जिन पर हमको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है। तो दूसरी अनुसूची में हमको क्या जानकारी मिलती है, तो देख लीजिए जो हमारे उच्च और महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके जो है वेतन के बारे में प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में क्या है, उच्च पदाधिकारियों का वेतन है, हमने लिख दिया हुआ है। और उच्च पदाधिकारी तो आप लोग जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं, जैसे राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो संसद के सदस्य होते हैं, राज्यपाल होते हैं। इन सब के बारे में जो है जो भी वेतन है वो हमको कौन सी अनुसूची में प्रावधान मिलता है, तो दूसरी अनुसूची में प्रावधान मिलता है। उसके बाद हमारी अनुसूची नंबर है 3। आप लोग जो है बोर्ड पर देखते जाइएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा और आप जो है अगर हमारी तरफ देखेंगे तो बात बनेगी नहीं। आप लोग जो है बोर्ड पर देखिए। अनुसूची तीसरी में क्या है, उच्च और जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके शपथ के बारे में प्रावधान है। यानी जिस पद पर बैठेंगे उसकी शपथ लेंगे, उनका प्रावधान है। लेकिन आपसे यहाँ पर प्रश्न पलट के आता है, पलट के क्या आता है कि किसका, कौन से पदाधिकारियों का जो शपथ है वो अनुसूची तीसरे में नहीं है। तो हमने एक लाइन यहाँ पर बना दी हुई है, देख लीजिए, फोकस कर दिया हुआ है। इसमें 3 पदाधिकारियों के जो है शपथ को शामिल नहीं किया गया है। कौन कौन से पदाधिकारी हैं, एक राष्ट्रपति है, एक उपराष्ट्रपति है और तीसरा हमारा जो है राज्यपाल है। क्योंकि आपको पता है जो राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है वो अनुच्छेद 60 में देखने को मिलता है और उपराष्ट्रपति की जो शपथ है वो हमको 69 में देखने को मिलता है और जो राज्यपाल की शपथ है वो अनुच्छेद 159 में देखने को मिलता है। तो हम यहीं पर इनकी शपथ का प्रावधान लिखे देते हैं। राष्ट्रपति का आप लोग आर्टिकल 60 याद कर लीजिएगा, उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 69 याद कर लीजिएगा और राज्यपाल का आप लोग आर्टिकल 159 तैयार कर लीजिएगा अगर आपसे ये पूछते हैं तो इनका प्रावधान हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चौथी अनुसूची पे। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यसभा सीटों का आवंटन है। आप जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या हमारी जो है फिक्स होती है, यानी किस राज्य में कितने राज्यसभा मेंबर होंगे, उनकी सीटों का जो निर्धारण हमारा किया गया है ये चौथी अनुसूची में किया गया है। ध्यान रखिएगा, चौथी अनुसूची किससे संबंधित है, राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित है। उसके बाद हम लोग आएंगे 5वीं अनुसूची पर और 5वीं अनुसूची के साथ साथ 6ठी अनुसूची पे। ये दो जो अनुसूचियां हैं ये अनुसूचियां आपको बहुत ही दिक्कत करती हैं और इसी वजह से एग्जामिनर जो होता है परीक्षा में बार बार इन अनुसूचियों की बात करता है, क्योंकि वो आपको जो है जानता है कि आप कहां पर गलती करेंगे। इसी वजह से करता क्या है कि जो आप गलतियां कर रहे हैं वहीं से जो है ये प्रश्न रख देता है। आइए देख लेते हैं कहां पर हमारा जो है कुछ इनमें अंतर होता है जिसके कारण ये क्वेश्चन हमसे जो है गलत हो जाता है। तो 5वीं अनुसूची में देखो यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, अनुसूचित क्षेत्र के जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान। यानी भारत के अंदर ऐसे क्षेत्र जहां पर अनुसूचित जनजातियां यानी ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर कैसे क्या हमको प्रशासन करना है उसके बारे में उल्लेख किया गया है।
कुल मिला के बात की गई है अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के शासन और प्रशासन तथा उनके नियंत्रण के बारे में बात की गई है जनजातियों के। अब शर्त एक यहाँ पर आ गई है कि ये 5वीं अनुसूची 4 राज्यों में नहीं लागू होगी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से राज्यों में नहीं लागू होती है, तो ये 4 राज्य आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये हमने यहाँ पर लिख दिए हुए। इन राज्यों में ये 5वीं अनुसूची हमारी लागू नहीं होगी। यदि आपको ये बात इतनी समझ में आ गई है तो 6ठी अनुसूची ये समझ लो कि आपको गिफ्ट में मिल जाएगी, मतलब आपको समझो याद है, क्योंकि अगर इनमें ये नहीं लागू हो रही है तो 6ठी में लागू ही होगी। इस वजह से ये अनुसूची जो है आपको याद हो जाएगी। तो 6ठी अनुसूची में क्या हो जाएगा, यही बात लिखी हुई है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। तो इस प्रकार से ये 2 अनुसूची हमको यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल लगती है, तो ये आज हमारी क्लियर हो गई। और डाउटफुल हमको जो है ये 2री और 3री अनुसूची लगती है, तो ये हमारा जो है डाउट क्लियर हो गया है। 2री में हमको जो है वेतन देखने को मिलेगा और 3रे में हमको क्या मिलेगा, शपथ मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक। अगर ये 2री और 3री अगर आपको नहीं याद होती है तो सबसे पहले हमको वेतन चाहिए, तभी जो है हम शपथ लेंगे, शपथ के पहले वेतन नहीं लेंगे, ठीक। तो पहले नंबर पर हमको जो है वेतन याद होना चाहिए, वेतन के बाद शपथ। और यहाँ पर क्या है कि 4 राज्यों को हम छोड़ देंगे, हर जगह जो है इनके प्रशासन को ध्यान देंगे जनजातियों के, और उसके बाद जो बच जाएगा उस पर हम ध्यान देंगे, तो हमको जो है 6ठी अनुसूची याद हो जाएगी। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम 7वीं अनुसूची में। जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो हमारा बंटवारा है यानी विभाजन है वो देखने को मिलता है। अब केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है अच्छी तरीके से हो, इस वजह से 7वीं अनुसूची को 3 सूचियों में फिर बांट दिया गया है, और 3 सूचियों के नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संघ सूची जो होती है उस पर जो है हरदम संसद कानून बनाती है, और जो राज्य सूची होती है उस पर राज्य विधानमंडल कानून बनाता है, और जो समवर्ती सूची होती है उस पे संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बनाते हैं। अब बात एक उठती यह है कि किसका जो है कानून यानी वहां पर नियम माना जाएगा। तो ध्यान रखना, हमारे यहाँ पर जो विधायिका है, विधायिका में केंद्र की जो है केंद्र को जो है ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। इस वजह से संसद जो हमारा कानून समवर्ती सूची पर बनाएगी वही हरदम मान्य होगा, बाकी जो है राज्य विधानमंडल का मान्य नहीं होगा। तो आइए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, जो संघ सूची है वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या हमको देखने को मिलेगी 98। राज्य सूची में हमको विषय देखने को इस समय मिलेंगे 59, और समवर्ती सूची में हमको विषय की संख्या देखने को मिलेगी 52 यानी 52 विषय देखने को मिलेंगे। अब बात ये आती है कि इतने ये विषय हैं, हम इन विषयों को याद कैसे करें। तो ध्यान रखिएगा, इन विषयों को जितने ये विषय, जैसे संघ सूची में हमको 98 विषय देखने को मिलता है, तो 98 विषय हमको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे जो है यहाँ पर कुछ गिने चुने ही विषय पूछे जाते हैं, सभी विषय नहीं पूछे जाते हैं। इस वजह से आपको जो है सभी विषय याद नहीं करने हैं। तो कुछ हमने विषय यहाँ पर महत्वपूर्ण वैसे लिख दिए हुए हैं जो हमारी नजर में लगे कि हाँ ये जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस वजह से आप इनको याद कर लीजिए। बाकी जो है अभी जब आगे हम बताएंगे, जब हम केंद्र की बात करेंगे, राज्य की बात करेंगे, तब इनके विषय हम आपको जो है लिखाएंगे भी। तब तक कि आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा, आज अभी तक की इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। जैसे विषयों की संख्या अगर, अच्छा एक और ये पॉइंट हमने लिखा हुआ है, एक पॉइंट ये समझ लीजिए, क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो विषय संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं आते हैं उन पर क्या होगा। तो बहुत सारे विषय वर्तमान में ऐसे हैं जो ना संघ में आते हैं, न राज्य में आते हैं, न समवर्ती में आते हैं, उनको हम लोग कहते हैं अवशिष्ट विषय। तो अवशिष्ट विषयों पर नियम और कानून बनाने का अधिकार जो मिलेगा वो हमको संसद को मिलेगा। तो हमने लिख दिया है
अवशिष्ट विषयों पर कानून संसद बनाएगी, और जो संसद हमारी बनाएगी ये कानून, ऐसा नियम हमको जो है ये देखने को मिलता है। कहाँ से लिया गया है तो ध्यान रखिएगा, ये नियम हमारा कनाडा से लिया गया है। कनाडा की जिसकी राजधानी है ओटावा। अच्छा, हमारा जो संविधान है, अभी हम लोग जो है अपने भारतीय जो हमारा संविधान है, इस संविधान के कौन कौन से स्रोत है, कौन कौन से कहाँ से लिए गए हैं, इसका जो है मैं वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन सब धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं हो पाएगा। तो आइए फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से विषय जो है हमारे संघ सूची में हैं। कुछ विषयों का हमने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, ये विषय आप तैयार कर लीजिएगा। जैसे पहला विषय हमने लिखा हुआ है जनगणना, दूसरा विषय लिखा हुआ है रेडियो, तीसरा विषय लिखा हुआ है टेलीविजन, चौथा विषय लिखा हुआ है शेयर बाजार, पांचवा विषय लिखा हुआ है डाक और बैंकिंग, और छठा विषय लिखा हुआ है रेलवे, और सातवां विषय लिखा हुआ है निगम कर। तो आप कम से कम 98 में ये 7 या 8 विषय आप तैयार कर सकते हैं, और इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे राज्य सूची के विषय। राज्य सूची के विषय देखने को हमको मिलेंगे 59 में कौन कौन से विषय देखने को मिलते हैं। एक तो हमको स्वच्छता देखने को मिलेगा, दूसरा हमको कारागार देखने को मिलेगा, तीसरा हमको गैस देखने को मिलेगा, चौथा हमको प्रति व्यक्ति कर देखने को मिलेगा, उसके बाद रेलवे पुलिस देखने को मिलेगा, उसके बाद भूमि सुधार मिलेगा, उसके बाद कृषि मिलेगा, उसके बाद पुलिस मिलेगा। ये विषय हमारे किसके हो जाएंगे, राज्य के विषय हो जाएंगे। अब आगे हमको देखना है कि हमारे जो है समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। समवर्ती का मतलब होता है ऐसे विषय जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यानी संसद और राज्य विधानमंडल अगर कानून बना सकता है तो उसको हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले नंबर पर हमारा शिक्षा आएगा, शिक्षा के बाद इसमें वन आएगा, वन के बाद जो है आर्थिक नियोजन आएगा, आर्थिक नियोजन के बाद विवाह आएगा, विवाह के बाद विवाह विच्छेद आ जाएगा, विवाह विच्छेद के बाद दंड प्रक्रिया आ जाएगी, दंड प्रक्रिया के बाद आपराधिक मामले आ जाएंगे, आपराधिक मामलों के बाद गोद लेना आ जाएगा। तो ये विषय आप 5-5, 6-6 विषय संघ सूची में, 5-6 विषय राज्य सूची में, 5-6 विषय समवर्ती सूची में याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 7वीं हमारी जो अनुसूची है आपको तैयार हो जाएगी। अब उसके बाद हमारी जो है 8वीं अनुसूची, जो बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है, जहां से सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है, उसको जरा हम लोग देखते हैं। 8वीं अनुसूची हमारी भाषा से संबंधित है, यानी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब हमारा मूल संविधान बना हुआ था तो उसमें पहले भाषाओं की संख्या हुआ करती थी 14, लेकिन अब भाषाओं की संख्या बढ़कर हो गई है कितनी, 22। यानी कुल मिलाके भाषा कितनी बढ़ी हुई है, 8 भाषाएं हमारी बढ़ चुकी हैं। टोटल 8 का इजाफा हमारा जो है भाषाओं में देखने को मिलता है। अगर हमारी 8 भाषाएं बढ़ी हुई हैं तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सी भाषा कब और किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ी हुई है। तो पहली बार हमारा जो है होता क्या है, 15वीं भाषा जोड़ी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधी। और सिंधी के लिए यहाँ पर संविधान संशोधन हमने लिख दिया हुआ है, 21वां संविधान संशोधन होता है किस भाषा के लिए, सिंधी भाषा के लिए। और 21वां संविधान संशोधन हमको 1967 में देखने को मिलता है। तो ये भाषा हमारी जुड़ जाती है कौन सी, सिंधी, 15वीं भाषा हो गई। उसके बाद हमारी 3 भाषाएं एक साथ में जोड़ी जाती है, जिसको हम कहते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और इनके लिए जो संविधान संशोधन होता है वो 71वां संविधान संशोधन होता है। और 71वां संविधान संशोधन हमको देखने को मिलेगा कब, 1992 में। तो देख लिखा हुआ है 16वीं, 17वीं, 18वीं। 16वीं भाषा नेपाली, 17वीं मणिपुरी, 18वीं कोंकणी। और ये किस संविधान संशोधन के द्वारा देखने को मिलेंगी, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा देखने को मिलेंगी। संख्या पहुंच गई है भारतीय भाषाओं की अब कितनी, 18। अभी रह कितनी गई है, 4 भाषाओं को हम अभी और जोड़ेंगे, जिनको हम लोग याद करेंगे बोडमास के नाम से, यानी मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली के लिए हम संविधान संशोधन करवाएंगे 92, क्योंकि जो 71वां संविधान संशोधन हमारा हुआ है वो 1992 में हुआ है। इस वजह से हम इसके लिए जो है संविधान संशोधन कराएंगे कौन सा, 92वें नंबर का। और 4 भाषाओं को जोड़ देंगे, कौन कौन सी,
19वें नंबर की, 20वें नंबर की, 21वें नंबर की और 22वें नंबर की कौन कौन सी हो जाएंगी? मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। 2004 में भाषाओं की संख्या देखने को हमको मिल जाएगी कितनी? 22। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे कि पहले भाषा कितनी थी तो 14, अब कितनी है तो 22, कौन सी जोड़ी गई है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, ये आप भाषाएं सब यहाँ से आराम से बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे अपनी अनुसूची 9वीं पे, और 9वीं जो है हमारा आप देख रहे थे पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। तो इसका विषय क्या था? भूमि सुधार। मतलब कुछ कानून जो है केंद्र के द्वारा थे कि भूमि का सुधार किया जाएगा, कुछ ऐसे मामले होंगे जिसको आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन 9वीं अनुसूची के लिए केशवानंद जो भारती थे वो अपना जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपना एक ऑर्डर प्राप्त करते हैं। उस ऑर्डर के द्वारा अब जो आम पब्लिक है, यहाँ के जो नागरिक हैं, कुछ विषयों पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट उसकी जो है सुनवाई करेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर अभी तक की कितने विषय हैं जिन पर जो है आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं? तो इन विषयों की संख्या याद रखिएगा, कितने विषय हैं? 284 विषय। ये हमारे न्यायालय में जो है नहीं सुने जाएंगे, लेकिन एक सन हमारा है केशवानंद भारती का 1973 के पश्चात जब ऑर्डर आ जाता है तो उसके बाद के जितने भी विषय होते हैं उनको हम न्यायालय में ले जा सकते हैं। न्यायालय हमारा क्या फैसला सुनाता है, क्या नहीं सुनाता है, ये डिपेंड उस पे करेगा। तो ध्यान रखिएगा 284 विषयों को हम न्यायालय में नहीं ले जाएंगे, 284 विषयों को। बाकी विषयों को अगर हम ले जाते हैं, न्यायालय अगर सुनता है तो अच्छी बात है, नहीं सुनता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मामला किसका है? हमारा संविधान का मामला है। और आप जानते हैं संवैधानिक मामले हरदम जो है जो न्यायालय है वो वहां पर बने हुए हैं, वो बात करते हैं। उसके बाद 10वीं अनुसूची हमारी आ जाएगी। 10वीं अनुसूची का जो संबंध हो जाएगा ये दल बदल से संबंधित हो जाएगी। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। जो हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, जितनी ये पार्टियां हैं इनके जो मेंबर होते हैं एक दल से दूसरे दल में चले जाना, ऐसी बात जो की गई है वो कौन सी अनुसूची में की गई है? 10वीं। और 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ध्यान रखिए 52वें संविधान संशोधन 1985 में ये जोड़ी गई थी। मूल संविधान में अनुसूची नहीं थी। अब उसके बाद ये जो दो अनुसूची हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान लगा के सब लोग पढ़िएगा। कौन कौन सी? एक 11वीं अनुसूची और दूसरी हमारी 12वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के बारे में बताया गया है। पंचायती राज संस्थाएं तो आप जानते हैं जो गांव होते हैं उनमें किस हिसाब से क्या होगा उसके बारे में बताया गया है। और 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या देखने को हमको मिलेगी कब? कितनी मिलती है? तो 29 विषय इसमें मिलते हैं। और जो 11वीं अनुसूची होती है ये लागू कब होती है? 24 अप्रैल 1993 को लागू होती है। हमने इसका संविधान संशोधन आपको जो है 73वां संविधान संशोधन बताया हुआ था। और जब ये 24 अप्रैल को लागू होती है, इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हमारा पंचायती दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो नगर पालिका क्षेत्र के स्थानीय प्रशासन से संबंधित है। और इसमें हमको विषय देखने को मिलेंगे कितने? 18। और ये अनुसूची लागू कब होती है? 1 जून 1993 को लागू होती है। तो इस हिसाब से हमने जो है आज की अनुसूचियों का टॉपिक कर दिया हुआ है खत्म। अगला जो है हमारा नया कोई वीडियो आएगा संविधान के लिए, और मेरे जो वीडियो आएंगे वैसे मैं कोशिश करता हूं जो भी टॉपिक शुरू हो वो पूरा का पूरा एक क्लास में खत्म हो जाए, लेकिन यदि नहीं खत्म हो पाता है तो मैं उसका पार्ट 2 करके जो है बना देता हूं और आप लोग उसको जो है देखिए। एक आप लोगों से और हमारा जो है रिक्वेस्ट है या निवेदन है, यदि हमारे वीडियो आप लोगों को जानकारी के लिए अगर अच्छे लगते हैं तो आप लोग कृपया शेयर करिए। बाकी जो है आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।